हेलो बच्चों, आज हम नीट की पीवाईक्यू की सीरीज में पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसा समझ लो कि हर साल इसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हर बार आते ही है, या फिर अच्छी किस्मत हो तो 3 से 4 क्वेश्चन भी एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। तो एक ही चैप्टर सॉल्व करने से अगर मेरे 16 मार्क्स या फिर 4 क्वेश्चन हमारे कंफर्म हो रहे हैं, तो हमें उसको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, उसी को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बेटा आप मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आपके सारे ही डाउट्स मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ वायर ऑफ अ डायमीटर डी कैरीज अ करंट 100 मिली एम्पियर। ओके, व्हेन अ मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर इज v। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास एक वायर है। वायर का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ दिस वायर इज d। इस वायर में से पास होने वाला करंट इज 100 मिली एम्पियर, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v। For a wire of a diameter d by 2, same material to carry a current of 200 milliampere। अब सेम वायर है, पर उसका डायमीटर इज डी बाई 2 और उसमें से करंट पास हो रहा है 200 मिली एम्पियर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है। अब इसमें से नया वायर जो है उसका डायमीटर पहले से आधा हो गया डी बाई 2, पर इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है अब 200 मिली एम्पियर। तो फिर नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पुरानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं v1 से डिनोट कर रहा हूं, और नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं v2। तो हमें क्या निकालना है? v1 हमारे पास है v, तो v2 कितना होगा वो हमें चाहिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायमीटर यानी कि एरिया एंड करंट को हम एक साथ लिख सकते हैं। करंट I इज इक्वल टू फॉर्मूला है NEAVD। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी होती है I अपॉन NEA। N एंड E दोनों वायर के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डिवाइड बाय एरिया। अब इसमें देखो, V1 डिवाइड बाई V2 करने पर ये मिलेगा I1 डिवाइड बाई I2 इंटू ये है A1 डिवाइड बाई A2। I1 करंट इज 100 मिली एम्पियर, I2 करंट इज 200 मिली एम्पियर। एरिया एरिया बेटा होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पे हमें वायर दिया है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो रेडियस को आप लिख सकते हो डायमीटर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो मैं फर्स्ट वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये हो जाएगा पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर। सेकेंड वायर का डायमीटर जो है वो डी बाई 2 ऑलरेडी है, तो ये डी की जगह पे रिप्लेस कर दो डी बाई 2। तो यहां पे E2 की जगह पे ये हो गया पाई इंटू डी बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये डी बाई 4 का स्क्वायर। क्या होगा देखो, 100 डिवाइड बाई 200 विच इज 1 बाई 2। पाई और पाई शहीद हो गए, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी शहीद हो गए। तो क्या बचा देखो, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। यहां से 2 स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, 4 स्क्वायर 16 नीचे जाएगा, 4 डिवाइड बाई 16। तो ये बेसिकली 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16। 4 4 जा 16, और क्या बचा 4 इंटू 2 विच इज 8। v1 डिवाइड बाई v2 इज 1 बाई 8। v2 इज इक्वल टू 8v1 या फिर 8v। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा 8v। यहां पे दिख गया, ये हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, a uniform metal wire of length L has 10 ohm resistance। एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया है 10 ओम। यहां पे मैं एक वायर दिखा रहा हूं, वायर का रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम।
नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच टू लेंथ 2L। इसकी जो भी लेंथ इनिशियली थी उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। ये पुरानी लेंथ इतनी थी, नई लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई 2L, टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्री डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक L लेंथ का वायर है, उस वायर की लेंथ मैंने डबल कर दी और उसे एक सर्कल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये 12 लेंथ के वायर को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट करा। हमसे पूछा ये सर्कल के कोई भी दो डायमीटर के पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस बेटा होता है R इज रो एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे लेंथ डबल हो रही है, अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कर रहा हूं लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड। ऐसा करने का फायदा ये है, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। अगर वायर की लेंथ डबल हो चाहे आधी हो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये रो एंड वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो यहां से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब यहां से हम लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2, L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। R1 फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओहम, तो यहां से ये हो गया आपका 10 ओम। 10 ओम डिवाइड बाई R2। लेंथ L1 इज L, L2 इज 2L का स्क्वायर विच इज 4L स्क्वायर। L स्क्वायर कैंसल हो गए, तो R2 सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस हो गया 40। दिस इज 40 ओम। तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 40 ओम। अब हमें क्या निकालना है, अब इसको मैंने कन्वर्ट करा एक सर्कल में। अब सर्कल के दो डायमीटर वाले पॉइंट मैंने ले लिए। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस 40 है, तो इसको आधे आधे में अगर डिवाइड करें तो ये 20 ओम, ये भी 20 ओम। ऊपर के वायर का रेजिस्टेंस 20, नीचे के वायर का रेजिस्टेंस भी 20। ये 20 एंड 20 कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों जो है वो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टर, ये ऊपर वाला रेजिस्टर विच इज 20 ओम, ये नीचे वाला रेजिस्टर विच इज ऑल्सो अ 20 ओम, ये 20 एंड 20 दे आर इन कौन से कनेक्शन में है बेटा, पैरेलल कनेक्शन में। 20 20 अगर पैरेलल में है तो फिर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 10 ओम। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 10 ओम। करेक्ट आंसर इज 10 ओम। आगे बढ़ते हैं। In the given circuit, a uniform straight wire AB of 40 सेंटीमीटर लेंथ, AB की लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, आगे क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर। यहां पे इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। इसका मतलब इस वायर में से पास होने वाला करंट कितना होगा, 0। द फ्री एंड J इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम B, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें निकालनी है। ये 8 ओम, ये 12 ओम, इन दोनों में हमें दिया है कि J से B का डिस्टेंस कितना होगा। मीटर ब्रिज जो है वो, इसका अगर रीडिंग 0 है तो ये बेसिकली विटस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे एक्ट करेगा। विटस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल है ये 8 ओम के सामने वाला रेजिस्टेंस, ये 8 के सामने वाला रेजिस्टेंस RJB इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, ये सामने वाले रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के रेजिस्टेंस 8 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ JB वायर is equal to 12 into resistance of AJ wire।
तो यहां से हो जाएगा आर जे बी अपॉन आर ए जे इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 8। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। यहां पे दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम होगा क्योंकि एक ही वायर है, रेजिस्टिविटी भी सेम होगी क्योंकि मटेरियल भी सेम है। तो ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ जे बी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एजे। तो ये रेशियो आपको कितना मिला? 3:2। जीबी और एजे की लेंथ का रेशियो 3:2 है। अब टोटल लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर। अब उसका थर्ड पार्ट जो है वो जीबी है, टू पार्ट जो है वो एजे है। हमें तो जीबी डिस्टेंस 40 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बेटा 8 8 8 8 8 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसमें से 1 मतलब 3 पार्ट्स जो है वो है जेबी। तो एक पार्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर का, 3 पार्ट्स का हो गया 24 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखो बेटा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तब ऐसा होगा कि आपको एक साथ लगातार फिजिक्स के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चन के बाद दिमाग जो है वो थक जाता है। तो हमें तो पहले ये कोशिश करनी है कि हम घर पे बैठ के लगातार 45 फिजिक्स के करें, फिर लगातार 45 केमिस्ट्री के करें, फिर लगातार 90 क्वेश्चन बायो के करें, क्योंकि आपका दिमाग 3 घंटे ट्रेंड होना चाहिए, तभी जाके हम एग्जाम में अच्छी एफिशिएंसी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm। यहां पे हमें एक बैटरी दी है, ये बैटरी के वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ohm। When connected through an external resistance of 4 ohm shown in figure is। तो हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, ये बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज VA/VB, इसी को कहते हैं बेटा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये जो 10 वोल्ट है वो होता है ईएमएफ ऑफ बैटरी, बट ईएमएफ प्लस जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उन दोनों के मिला के या फिर उन दोनों के टर्मिनल पे आपको जो भी वोल्टेज मिल रहा है, विच इज दैट वोल्टेज इज बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। अब देखो, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज निकालना बहुत आसान है। अब अगर यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना है V है, तो ये पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा V है। ये B पॉइंट यहां पर है, B पॉइंट यहां से भी कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल हो गया VB। तब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये 4 ओम रेजिस्टर के कितने वोल्टेज हो रहा है वही हमारे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी हो जाएंगे। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले करंट निकालते हैं। करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब ये दोनों रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कनेक्शन, वोल्टेज जो है वो है 10 वोल्ट, एंड ये दोनों रेजिस्टर 4 + 1 5, तो ये हो गए 2 एम्पियर। तो करंट कितना मिल गया? 2 एम्पियर। अब हमें तो चाहिए टर्मिनल वोल्टेज, ओम्स लॉ को यूज करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 4, तो जो हमारे टर्मिनल वोल्टेज हो गए वो है 8 वोल्ट। यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में सारी जगह पे एक ही टाइपिंग कुछ ना कुछ एरर है, सही आंसर होगा आपका 8 वोल्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 100 ओम is divided into 10 equal parts। एक वायर लिया है, वायर की लेंथ L है और इसी वायर को 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज while the next 5 parts are connected in parallel। तो हमसे पूछा है द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो फिर हमें निकालना है फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। यहां पे एक वायर है, वायर की लेंथ है L एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 100 ohms। वी आर डिवाइडिंग दिस वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा
10 ओम बाई इसके टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसी को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक का रेजिस्टेंस 100 डिवाइड बाई 10 विच इज 10 ओम। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें से जो ये 10 पार्ट्स हुए उसमें से 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं 10 ओम्स को, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 इंटू 5 विच इज 50 ओम्स, और बाकी के जो 5 पार्ट्स है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। अब 10 ओम रेजिस्टर एक रेजिस्टेंस का, ऐसे 5 रेजिस्टर है तो उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों को हमने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा है, फिर से सीरीज में, तो यहां से फाइनल आंसर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 प्लस 2 52, तो आंसर हमें मिलेगा, आंसर इज 52। तो इसको सिंपल सा सवाल है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको तो बस शांत दिमाग रखना है, सॉल्व करना है और मार्क्स भर भर के घर लेके जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन से अपनी रैंक भी बढ़ती है, मार्क्स भी बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बहुत बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हीटर्स ए एंड बी, 2 हीटर है हमारे पास ए एंड बी, पावर रेटिंग इज 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, दोनों की पावर रेटिंग 1 kW and 2 kW, those are first connected in series and now then they are in parallel to the powerhouse. Ratio of power output for these two cases, बेटा याद रखो जब भी हम किसी भी, यहां पे हीटर की बात कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और हमें उनका पावर चाहिए, तो सीरीज में पावर के इक्विवेलेंट की फॉर्मूला होती है 1/P1 प्लस 1/P2, तो ये सीरीज का इक्विवेलेंट होता है P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। P1 is 1 kilowatt, P2 is 2 kilowatt, divide by 1 plus 2. So this is basically 2/3 kilowatt. और अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करा है, if we are connecting them in a parallel, then equivalent power is P1 plus P2. ये हो जाएगा 1 plus 2, 3 किलोवाट। हमें तो क्या निकालना है, we have to find ratio, हमें तो क्या निकालना है भैया, रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए क्या करेंगे, सीरीज डिवाइड बाई पैरेलल, 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 3, 3 इंटू 3 विच इज 9 किलो, सॉरी रेशियो में फिर यूनिट तो आएगा नहीं, तो रेशियो हो जाएगा 2:9। तो आपको बहुत ही फिर से ऐसा क्वेश्चन जिसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे अच्छे से फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ते हैं, 7th, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये हमें निकालना है। ऑप्शंस है हमारे पास A to B, A to B, B to A, B to A। अब देखो सबसे पहले सर्किट को ऑब्जर्व करो, सर्किट में 2 बैटरीज है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस बैटरी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इस डायरेक्शन का मतलब है करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B थ्रू E। ए से बी जाएगा किसके साथ, ई की डायरेक्शन में, इस तरीके से जाने वाला। तो यहां पे तो ऐसे ही समझ में आ गया, ए टू बी थ्रू ई, ए टू बी थ्रू ई, बी टू ए वाला नहीं है, बी टू ए वाला नहीं है। अब देखो यहां पे ओम्स लॉ से लिख सकते हैं करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब इन ये दोनों बैटरीज जो है वो बेटा ऑपोजिट कनेक्शन में, एक तो होती है हेल्पिंग कंडीशन, एक होती है ऑपोजिट कंडीशन। ये ऑपोजिट कंडीशन में है तो ये नेट बैटरी हो गई 5 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस देखो 2 ओम, 7 ओम, 1 ओम विच इज बेसिकली 10 ओम।
तो करंट हो गया आपका 1/2 एम्पियर विच इज 0.5। तो यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन ए, करंट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 0.5 एम्पियर एंड करंट विल पास फ्रॉम ए टू बी। चलो नेक्स्ट चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो बेटा क्या दिया हुआ है। 10 resistor, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E, negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery. Current is increased n times, so value of n। अब सबसे पहले these resistors are connected in series। अगर सीरीज में 10 रजिस्टर 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10। बैटरी जो है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई। अब यहां पे करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर हम लिखते हैं, ई डिवाइड बाई 10। दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल में हो जाएगा ये आर बाई 10। तो ये करंट हो जाएगा ई डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया 10 ई डिवाइड बाई आर। हमसे कहा है कि जब हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है तो करंट एन टाइम्स बढ़ चुका है। ये सीरीज में जब कनेक्ट करा, ये जब पैरेलल में कनेक्ट करा, तो पैरेलल में करंट डिवाइड बाई सीरीज में करंट। अब तो ये सारी चीजें यहीं पे है बेटा। क्या करो, 10 ई बाई आर, 10 ई बाई आर ई अपॉन 10 आर। देखो ई से ई कैंसल, आर से आर कैंसल, 10 इंटू 10 ये हो गया 100। तो ये IP इज इक्वल टू 100 IS। तो इनका रेशियो या फिर करंट कितने टाइम्स बढ़ गया, 100 टाइम्स। आंसर हो गया 100। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेल्सियस पे द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इज 6.8। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर। हमारे पास फॉर्मूला है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो कुछ इस फॉर्मूला से चेंज होता है। R0 एंड T0 बेसिकली रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर, R एंड T का मतलब है रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। हमें दिया है 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इज 2 एंड 6.8। अब देखो यहां पे मैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मान लिया है 2 ओम, तो उस टाइम पे टेम्परेचर है हमारा 0 डिग्री। और जब टेम्परेचर है आपका 80 डिग्री सेल्सियस तब रेजिस्टेंस कितना है, 6.8 ओम। तो अब क्या करो, सारी वैल्यूज है, R है, R0 है, T है, T0 है, R R0 T T0, अल्फा आपको निकालना है तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सारी चीजें रेडी है, बस यहां से यहां वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। A certain wire A has resistance 81 ohm. The resistance of another wire B of a same material and equal length, but diameter of second wire is thrice the diameter of first wire. तो फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब हमें क्या करना है, इसके डायमीटर में हम चेंज कर रहे हैं। डायमीटर में अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर लेंथ में चेंज होगा कि एरिया में चेंज होगा। सर अगर डायमीटर में चेंज कर रहा है तो फिर तो एरिया में चेंज होना चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि इसमें एरिया में चेंज हो रहा तो क्या करो, एरिया से मल्टीप्लाई करके एरिया से डिवाइड कर दो। तो ये रेजिस्टेंस, अब देखो ऐसा क्यों करा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और नीचे जो है वो एरिया का स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि ये रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया। तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2, ये हो गया A1 स्क्वायर और ये हो गया A2 स्क्वायर। अब डायमीटर में देखो, B का डायमीटर इज 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ A। इसका मतलब है E2, ये बेसिकली आपका, जब ऐसे आपको याद करना है, जब भी वायर है
वायर का एरिया, वायर जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, ये जो पैन है वो बेसिकली वायर ऐसी ही होती है। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज बेसिकली सर्कल, तो यहाँ पे एरिया जो है वो सर्कल का लिखना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस को मैंने लिख लिया डायमीटर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। बी का डायमीटर जो है वो कितना है 3 टाइम्स ए, तो यहाँ पे ये बी का डायमीटर डिवाइड बाई पाई इंटू डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, 2 स्क्वायर कैंसल। बी का डायमीटर ये 3 का स्क्वायर, बेसिकली 9 का स्क्वायर हो जाएगा डी की जगह, और ये डी स्क्वायर क्या हो गया हमें निकालना है। अच्छा, ए का रेजिस्टेंस दिया है 81, तो हमें यहाँ पे R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2 मिला है 9, तो R2 मिल जाएगा R1 बाई 9, R1 बाई 9 मतलब 81 डिवाइड बाई 9, आंसर इज 9। फिर से सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अब पूरे चैप्टर में आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सॉल्व करी होंगी, बट अगर इसमें देखो तो पीवाईक्यूज में कोई भारी सर्किट तो आई ही नहीं है। मतलब सिंपल फॉर्मूला, अगर सीरीज रेजिस्टर के सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टर और एरिया, रेजिस्टर और लेंथ, इनके बीच के जो भी सिंपल रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस्ड पर ही तो सारे क्वेश्चन है। तो आप अगर अपना टाइम लंबी लंबी सर्किट सॉल्व करने में लगाओगे तो उससे फायदा कम होगा। जो चीज एग्जाम में आ रही है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। चलो, और फिर एक और बात, अगर आप फिर भी यहाँ पे कहीं पे घबरा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डाउट्स आ रहे, तो मैं आपके साथ हूं बेटा। कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसमें आप जुड़ जाओ, आपकी मैं 100% हेल्प करूंगा। चलो आगे बढ़ते। 11th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर कंटेनिंग 10 पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है, कब निकालनी है, व्हेन करंट 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर विल बी। अब इसमें सारी चीजें एज इट इज, ऐसा नहीं कहते कि खाना बनाना भी नहीं है, सारी चीजें हमारी प्लेट में रेडी है, बस खाना को खा लेना है, वैसे वाली बात है। देखो क्या दिया है, रेडियस हमें दी है, रेडियस इज 1 मिलीमीटर, विच इज मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -3 मीटर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स n is 10 power 22 per cubic meter. The drift velocity when current flowing is 10 ampere, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर -90। अब हमें क्या देखो क्या निकालना है, I इज NeAVD, ये फॉर्मूला हमें याद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो जाएगी I अपॉन NeA, करंट 10 एम्पियर, n 10 पावर 22, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी हमें दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। बस बेटा जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर मत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अरे अरे अरे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया ये तो। सोचो इस क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी को इन्वर्स करेंगे तो मिलती है कंडक्टिविटी, पर हमें तो क्या पूछा है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स इज कंडक्टेंस। बेटा ये 1 मार्क्स में भी नहीं पूछ सकते, मतलब इतना सिंपल सवाल है, इसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और ये भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, नीट पीवाईक्यू है, 2022 का क्वेश्चन है। पर ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहने का मतलब है, अगर ये क्वेश्चन आपका 40th क्वेश्चन है पेपर में,
अब आप 30 तक ही अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं है कि 40th क्वेश्चन तो इतना आसान था। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स, मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करो का मतलब है आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर लग गया अरे फिजिक्स तो नहीं होगा हमारे से, फिजिक्स तो बहुत टफ आया है इस बार, चलो केमिस्ट्री करते हैं, या तो फिर वही चलो बायो करते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आसान क्वेश्चन भी इसी पेपर में है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm. Cell of EMF 4 volt and internal resistance is 0.5 ohm is connected to 7.5 ohm external resistance. External resistance is 7.5 ohm. The terminal potential difference of this cell. फिर से वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? इसके टर्मिनल जो है वो इस तरीके से है, इन दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। उसके लिए मैंने आसान तरीका बताया था, ये ए पॉइंट इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस ए पॉइंट, ये बी पॉइंट इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो करंट निकाल लेंगे, फिर करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। करंट इज voltage divided by resistance. Voltage is 4, resistance 7.5 plus 0.5 एम्पियर। तो इसमें से करंट इज फ्लोइंग 0.5, हमें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये है आई इंटू आर, करंट इज 0.5, रेजिस्टेंस इज 7.5, तो ये हमारा हो जाएगा 3.75। दिख रहा है कहीं पे 3.75? दिख तो रहा है सर, ये रहा, ऑप्शन बी है 3.75, तो आंसर है हमारा 3.75। 14th, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क गिवन बिलो। ये पूरा इंफिनिटी तक नेटवर्क जा रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ज्यादातर बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे होंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सेम मेथड को आपको फॉलो करना है। क्या है मेथड, मैं आपको बताता हूं। जब भी इनफाइनाइट रेजिस्टर वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करो। किस तरीके से, देखो, ये एक सेगमेंट हो गया जिसमें कितने रेजिस्टर है? 3 रेजिस्टर। फिर ये एक सेगमेंट ट्रेन के डब्बे के जैसे आप मान सकते हो, पूरी ट्रेन का एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, यहां से ये चौथा डब्बा, इस तरीके से इनफाइनाइट डब्बे जुड़े हुए हैं। हमें तो बेसिकली क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा सर, तो अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? ये तो जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो हम तो कितना तक काउंट करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि ये तो 1 2 3 4, अब कहां तक हम जाएंगे? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये जितने भी ट्रेन के डब्बे आपको दिख रहे हैं उसमें से एक सेगमेंट को साइड में कर, मतलब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है वो यहां पे रहेगा। वन ओम, 1 अब बाकी के जितने भी सेगमेंट्स है उस सेगमेंट का एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो, आर के जितना। ये बाकी के जितने बचे हुए सेगमेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बाकी के जितने भी बचे हुए सेगमेंट है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर के जितना। अब सोचो, इनफाइनाइट सेगमेंट में एक सेगमेंट में ऐड कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मेरे पास इनफाइनाइट सेगमेंट में से एक सेगमेंट मैंने अलग कर दिया, बाकी तो अब अगर पूरे समुंदर में से एक अगर मैंने
बाल्टी पानी निकाल लिया, उससे कोई चेंज नहीं होगा। वैसे वाली बात है, यहाँ पे एक सेगमेंट को अलग कर दो, बाकी के जितने भी सेगमेंट का इक्विवेलेंट है उस इक्विवेलेंट में एक सेगमेंट ऐड भी कर दूंगा तो टोटल इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने इक्विवेलेंट आर मान लिया है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए, बिटवीन ए एंड बी का रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, आर के जितना, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट ऐड करने से कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ये आर एंड वन, ये आर एंड वन, दिस टू आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आर इंटू वन डिवाइड बाई आर प्लस वन, R into 1 डिवाइड बाई R प्लस वन, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, और ये जो है वो इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, 1 एंड 1, दिस इज 2 ओम, और ये भी सीरीज में, तो ये 2 प्लस R डिवाइड बाई R प्लस वन, 2 प्लस R डिवाइड बाई R प्लस वन, दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो भी कितना होगा, R के जितना ही होगा। अब यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एलसीएम ले लो, 2R प्लस 2 प्लस R डिवाइड बाई R प्लस वन, दिस इज R स्क्वायर प्लस R, ये R से R कैंसिल, यहां से ये हो गया R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज 0, तो ये R हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A, ये क्या हो गया 2 प्लस और माइनस 8 प्लस सॉरी 4 प्लस 8 12 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 12 मतलब 2 रूट 3, 2 रूट 3 ये 2 2 2 कैंसल, 1 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 3, तो ये 1 प्लस और माइनस रूट 3, अब ये माइनस वाला नहीं कर सकते क्योंकि 1 माइनस 1.73 होता है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, ऑप्शन डी। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टर के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बच्चों आपको ये मेथड आपको पकड़ लेनी है, ये मेथड फिक्स है, इसी मेथड से सारे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये केबीसी वाला माहौल नहीं है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन की टफनेस बढ़ने वाली है, ऐसा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब 15th नंबर का क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे अब तो सर क्वेश्चन हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो और आसान होने वाला है, ऐसे समझ के चलना है। देखो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब ये याद बात आपको एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, मेटल में जो जैसे मेटल में टेम्परेचर बढ़ता है वैसे उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में उसका उल्टा होता है। अब यहां पे चेक करो, इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, तो ये गलत है, डिक्रीजेस फॉर, ये भी गलत है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस, तो ये सही है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है क्योंकि उसका जो मेटल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसलिए ये ऑपोजिट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है देखो तो अच्छे से, आपको आधा काम तो आपका, अगर ढंग से क्वेश्चन में जो भी चीज दी है वो अगर ढंग से पढ़ लिया तो आधा काम तो वहीं पे हो जाए। Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 to that of 200 in a given time. यहां पे कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी। अच्छा सर ये थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी इज बेसिकली जब भी किसी भी रेजिस्टर में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी किसी भी रेजिस्टर में से करंट पास होता है तो वो कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस होती है।
जो हीट प्रोड्यूस होती है वही बेसिकली हमारी थर्मल एनर्जी है। वो हीट जो प्रोड्यूस होती है या फिर थर्मल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है I²RT या फिर V²/R/T या फिर V/I/T. These three formulas are basically formulas for थर्मल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ रेजिस्टर। अब देखो हमें क्या दिया है, these resistors are connected in parallel। अच्छा सर ये पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में अगर दो रेजिस्टर है तो उनके लिए कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? तो उनके लिए वोल्टेजेस जो है वो सेम होता है, ये हमें पता है। सीरीज कनेक्शन में है तो करंट सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में है तो वोल्टेज सेम होंगे। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? अगर वोल्टेजेस दोनों में सेम है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, विच इज थर्मल एनर्जी इज V²/R/T। पैरेलल में है तो वोल्टेजेस सेम है, सेम टाइम है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये E1 डिवाइड बाई E2 ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। R2 सेकंड का रेजिस्टेंस इज 200, फर्स्ट का रेजिस्टेंस इज 100। तो ये थर्मल एनर्जीज का रेशियो क्या हो गया बच्चों? अच्छा सर थर्मल एनर्जी का रेशियो तो हो गया 2:1, तो सही आंसर है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। देखो अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, वायर की लेंथ जो है वो है 10 मीटर, रेडियस भी हमें दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, करंट डेंसिटी इन वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर। जो भी चीज दी है उसको तो पहले आप लिख लो कि कौन सी चीज हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करी। अब उसमें से हमें क्या, हमारे लिए कौन सी चीज काम की है वो निकालो। हमें तो पूछा है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वायर की लेंथ है वो है 10 मीटर, रेडियस दी है 10 डिवाइड बाई √π। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 10 ओम और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा अब यहाँ पे देख के तो सर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीजें तो मैच नहीं हो रही। हमसे तो पूछिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है जे। अब ये जे निकालने के लिए हम क्या करें, कैसे करें? तो देखो यहां से मुझे जो समझ में आ रहा है, ये आर रेजिस्टेंस है और ये आर जो है वो हमारी रेडियस है। अब जो देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको सारे फॉर्मूला क्लिक करने चाहिए। अब जैसे मुझे क्लिक कर गया कि ये जे जो है वो निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला कुछ यूज में आ सकता है। कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने किसी भी तरीके से सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी को निकाल लिया तो मेरा काम हो जाए। अब सर कंडक्टिविटी कैसे निकाले इसमें से? अच्छा सोचते हैं, चलो कंडक्टिविटी, अब रेजिस्टेंस है, लेंथ है, रेडियस, मेरे पास एक और फॉर्मूला है ρL/A। यह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी इज L डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इनटू एरिया। लेंथ इज 10 मीटर, resistance is 10, area of wire is pi r square, r square is 10 power minus 4 और ये स्क्वायर है तो ये पाई ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से ये कंडक्टिविटी आ गई 10 पावर प्लस 4। तो कंडक्टिविटी इज 10 पावर 4। अब देखो हमें तो चाहिए बस कंडक्टिविटी मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। Conductivity is 10 power 4, electric field is 10, तो करेक्ट आंसर इज 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो यह डी ऑप्शन। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, कॉलम दिए हमें, दो कॉलम में से हमें फॉर्मूलाज मैच करने। अब देखो बहुत ही आसान है इसमें। सबसे पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd is equal to E by m into tau. This is basically drift velocity का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है NeAVd। तो A में आएगा R, D में आना चाहिए Q। अब क्या बचा, रेजिस्टिविटी। हमें फॉर्मूला पता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा जो है वो हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी E डिवाइड बाई J। E डिवाइड बाई J रेजिस्टिविटी। तो B में आना चाहिए S। और अब क्या बचा, C में क्या आएगा बेटा, P बचा है ना, तो P आएगा। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। जो भी ऑप्शन मैच हो रहा है वो आपका सही आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर याद होंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, ये सारी बातें। अब लगते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूलाज ही पूछ लिए। तो अगर शॉर्ट नोट में आपने अच्छे से फॉर्मूलाज नोट डाउन करे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Effective resistance of a parallel connection that consists of four wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25। अब हमें चार रेजिस्टर है, चारों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है 0.4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में चार वायर कनेक्ट करे तो ये रेजिस्टेंस होता है R/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0.25। एक वायर का रेजिस्टेंस मिल गया हमें 1 ओम। अब ऐसे चार वायर को मैंने किसमें कनेक्ट करा है, हमने इसको कनेक्ट करा है सीरीज में। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करा है तो 4 इंटू 1 4 ओम, आंसर हो जाएगा 4। पैरेलल में कनेक्ट करा है तो R/4, सीरीज में कनेक्ट करा है तो 4 इंटू R। क्वेश्चन नंबर 20। फिर से फॉर्मूला, फॉर्मूला कह दो या फिर जनरल इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर। अब कॉपर जो है वो मेटल है, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और ये ग्राफ टेक्स्ट बुक का ही है, मतलब ये इसी तरीके से लीनियरली इंक्रीज नहीं होती, इसी तरीके से इंक्रीज होती है, इसलिए ऑप्शन बी। 21 फिर से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बहुत, मतलब ये क्वेश्चन है या फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, उसके आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो ये तो आपके फायदे वाली बात है। The solids which have a negative temperature coefficient of resistance are negative temperature coefficient इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के होते हैं। मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, पर इसमें नेगेटिव पूछा है, इसलिए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। 22 चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें निकालनी है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे तुम डायरेक्ट ही मसाले दिए हुए हैं, कुछ एफर्ट भी नहीं करनी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा विच इज 2.5 इंटू 10⁻⁶। 2.5 इंटू 10⁻⁶। 23 बेटा यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर जल्दी नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं टाइम की भी दिक्कत आएगी। 23 A resistance wire connected in the left gap of a meter wire balances the 10 ohm resistance in right gap at a point which divides the bridge wire into ratio of 3:2। मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके का होता है, इसमें दो रेजिस्टेंस हम रख सकते हैं और यहाँ पे वायर होता है, लेंथ, ये वायर की लेंथ जो होती है वो मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर होती है।
हमें क्या दिया है, लेफ्ट गैप जो है वो 10 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टर है विच इज 10 ओम, और ये जो है वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:2, ये 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 60 और ये 40 होना चाहिए। अब ये बैलेंस कर रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे है। इसका रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर इंटू 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो भी होगा, तो वो रेजिस्टेंस इंटू 40 सेंटीमीटर। इसको तो हम ऐसे करते हैं मीटर ब्रिज में बेटा, इसका रेजिस्टेंस इंटू ये लेंथ, और यहां का रेजिस्टेंस 10 इंटू लेंथ 60, ये हो गया 600 डिवाइड बाई 40, तो ये आपको मिल गया 15 ओम रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए 15 ओम। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले देखो, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5, देन लेंथ ऑफ 1 ओम। अगर यहां पे मैंने जो रखा है उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी? अब हमें पता है 15 ओम की लेंथ जो है वो 1.5, लेंथ एंड रेजिस्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरी लेंथ 1.5 मीटर है तो रेजिस्टेंस इज 15 ओम, और यहां पे मेरी लेंथ कितनी है, सॉरी 1 ओम रेजिस्टर है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ये 1 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 15, तो ये 0.1 के करीब मिल जाएगा, 0.1, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड से आपको इसको अप्लाई करके सॉल्व करना है। 24, in the circuit shown below the readings of the voltmeter and ammeter will be, इसमें ammeter and voltmeter, ammeter क्या करता है सर एंड voltmeter क्या करता है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। बच्चों ammeter जो है वो करंट को मेजर करेगा, voltmeter जो है वो वोल्टेज को मेजर करेगा। अच्छा सर, तो इसमें तो यहाँ पे क्या दिया है, कैसे दिया है, समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, then we have to assume that these voltmeter and ammeter are ideal। आइडियल का मतलब है, आइडियल ammeter अगर है तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ammeter इज 0 एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो यहां पे फर्स्ट की बात करते हैं, ये 10 ओम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो वहां से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसको दिखाने का कोई सेंस नहीं है। इसका रेजिस्टेंस 0 है तो वो भी दिखाने की कोई मतलब नहीं है। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 ओम, तो यहां से करंट जो पास होगा वो होगा 1 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज 1 एम्पियर फॉर दिस सर्किट, और वोल्ट मीटर बेसिकली ये 10 ओम का जो भी वोल्टेज होगा वो मेजर करेगा। 10 इंटू 1 10 वोल्ट, तो फर्स्ट वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 10 वोल्ट और फर्स्ट ए मीटर का रीडिंग होगा 1 एम्पियर। इसकी बात करते हैं सर, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, पर यहाँ पे वोल्ट मीटर भी है। वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी। अब इंफिनिटी है मतलब यहां से करंट पास नहीं हो सकता। यहाँ पे ए मीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो यहाँ से भी करंट पास नहीं होगा। करंट कहाँ से पास होगा? करंट तो सर सिर्फ ऊपर से ही पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन सर्किट हो गई, तो इसमें से करंट पास होगा, वही करंट इसमें जाएगा। तो फिर से वही 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। करंट अगर 1 एम्पियर है तो वोल्टेज भी तो सर उतने ही होने चाहिए। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि V1 V2 एंड I1 I2 सेम है, तो ये सही बात है, चंडी है। दोनों वोल्ट मीटर के रीडिंग भी सेम होंगे, दोनों ए मीटर के रीडिंग भी सेम होंगे। चल 25th, which of the following acts as a circuit protective device? Switch, inductor, conductor, fuse। फ्यूज विल एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। घर में भी सब जगह पे फ्यूज होता है, फ्यूज की वजह से सर्किट में प्रोटेक्शन मिलेगा। चल
26 6 सिमिलर बल्ब्स, हमारे पास 6 बल्ब्स है, ये सारे ही सिमिलर्स है as the shown in figure with a DC source of EMF E and a zero internal resistance. The ratio of power consumed by the bulb when all are glowing up. ये सारे ही जब ग्लोइंग अप कंडीशन में, अब देखो सबका पावर सेम होगा, P, P एंड P, ये भी P, P एंड P, ये तीनों पैरेलल में। बल्ब्स जब पैरेलल में होते हैं तब उनका इक्विवेलेंट होता है 3P, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसका मतलब है 3P, ये भी 3P। अब ये 3P एंड 3P सीरीज में हो जाएंगे, तो नेट पावर इन फर्स्ट कंडीशन विल बी 3P डिवाइड बाई 2। सेकेंड में, इन सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए 1 फ्रॉम सेक्शन बी, 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग, अगर ये दो है तो इनका तो हो गया 2P, और एक ही वहां से है तो उसका हो गया P। यह है बैटरी ऑफ वोल्टेज E। अब ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा P इक्विवेलेंट 2P इंटू P, 2P स्क्वायर, 2P प्लस P इज 3P, P से P कैंसल, सो दिस विल बी 2P डिवाइड बाई 3। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन, 3P डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2P बाई 3, 3P डिवाइड बाई 2, 2P डिवाइड बाई 3, तो ये 9 बाई 4, 9 by 4, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाए बेटा, 27th क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर ब्रिज। देखो अब मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस भी बहुत बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारी सर्किट्स आपने जो भी देखी है या जो भी पढ़ी है या फिर जिसकी प्रैक्टिस करी है, वो शायद इतनी यहाँ पे इफेक्टिवली एग्जाम में नहीं आती। हो सकता है आपकी एग्जाम में आने के चांसेस है, पर जो चीज रिपीट हो रही है, मीटर ब्रिज रिपीट हो रहा है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूलाज रिपीट हो रहा है, तो उसको तो आपको पहले कवर करना चाहिए। 27th क्वेश्चन देखो, the meter bridge shown in balance position P by Q is equal to I1 by I2 if we now interchange the position of galvanometer cell। ये गैल्वेनोमीटर एंड सेल की पोजीशन अगर इंटरचेंज करें, विल द ब्रिज वर्क, तो बेटा ब्रिज जो है वो वर्क करेगा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने से कोई चेंज नहीं होता। इफ यस, व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन भी वही की वही रहेगी। अगर ये बैटरी यहाँ पे आ गई, ये ऊपर चला गया, उससे कोई चेंज नहीं होता, बैलेंस कंडीशन भी वही की वही रहती है और ये वर्क भी करेगा। इसका मतलब है कि P बाई Q, हाँ, सेम टू सेम एज इट इज आंसर रहेगा। चल आगे बढ़ते। 28, a set of n equal resistance each of value r are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R। यहां पे हमारे पास n resistors are connected in series, a battery of EMF E and internal resistance R, these all are connected। Now n resistors are connected to the connected in parallel to the same battery। सेम बैटरी से n रेजिस्टर्स अब हम किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, दिस इज R R R, बैटरी भी वही है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, हमें क्या निकालना है, the current drawn from the battery becomes 10 into I, तो वैल्यू ऑफ यहां पे होना चाहिए 10 into n। अच्छा, वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल रेजिस्टर पूछा है, ओके। अब देखो यहां पर इसमें से पास होने वाला करंट हो जाएगा बैटरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बैटरी इज E, ये सारे रेजिस्टेंस हो गए n इंटू R प्लस ये सीरीज में प्लस R, ये हो गया E डिवाइड बाई R इंटू n प्लस 1। इसमें से देखो
E डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, ये n रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा R बाई n प्लस ये तो सीरीज में होगा, ये सारे पैरेलल का जो भी इक्विवेलेंट है उसके साथ ये सीरीज में, तो ये R ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, हमें दिया है कि द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10 है, तो ये जो पुराना करंट है उससे 10 टाइम्स करंट, तो इसमें जो करंट पास हुआ ये मैं I डैश कह दूं, तो ये I डैश इज बेसिकली 10 टाइम्स I। तो अब सर इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए I डैश जो है E अपॉन R बाई एन प्लस R, R by n plus R. This I dash is basically 10 into I. I यहां हमारा E डिवाइड बाई R into n plus 1. अब यहां से तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कौन शहीद हो जाएंगे इसमें? देखो शहीदी किसकी होगी, ये E और E तो मर गए, इनमें से R कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया 1 10 इंटू R इंटू n प्लस 1, ये R से R भी गए। अब सिंप्लीफाई करना, ये मल्टीप्लाई कर दो, 10 डिवाइड बाई n प्लस 10 इक्वल टू n प्लस 1। यहां से सिंप्लीफाई और करते जाओ, तो मुझे तो लग रहा है ये 10 प्लस ये 10 इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, तो ये n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से we have to solve this quadratic equation, minus b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a, 4 into 10 40 plus 81 121 का स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाई a तो 1 है तो ये 2, 9 प्लस 11 20, 20 डिवाइड बाई 2, आंसर है हमारा 10, ऑप्शन ए। सिंपल सी चीज पूछी है, बस कैलकुलेशन में फंसाने वाली बात है, कैलकुलेशन थोड़ी जो है वो ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन में एज सच कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट या डिफरेंट चीज बिल्कुल भी नहीं है, बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। अच्छा सर ये तो हमको भी पता है, if it is melted and stretched to n times its original length, we are stretching this resistance and making it n times the original length, then new resistance will be, अब देखो यहां पर resistance is directly proportional to square of length of wire, अब यहां पे R1 डिवाइड बाई R2 L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर, ये जो है n टाइम्स दी ओरिजिनल वैल्यू, L2 जो है वो है n टाइम्स, n टाइम्स मतलब n इंटू L2 की जगह पे n L1, क्योंकि नई लेंथ जो है वो पुरानी लेंथ से n टाइम्स हो चुकी है, तो ये L2 का स्क्वायर n स्क्वायर L1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस R1 जो है वो है R, R2 हमें निकालना है, तो ये R2 हो जाएगा n स्क्वायर इंटू R, तो ये हो गया ऑप्शन बी n स्क्वायर इंटू R। 29th आगे देखते हैं, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर R वेरीज विथ, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टाइम के बाद इसमें से कुछ ठीक ठाक सोचने वाला क्वेश्चन है, वेर A एंड B आर पॉजिटिव, द हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर। अब देखो करंट को हम लिख सकते हैं dq बाई dt, विच इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, at में से a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, bt स्क्वायर में से b कांस्टेंट, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो हमारे पास करंट इज a माइनस 2bt। अब हमसे पूछा क्या, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R, रेजिस्टर में टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी
अगर हीट प्रोड्यूस का इक्वेशन लिखना है तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है I स्क्वायर R इंटू टी। पर क्वेश्चन में कहीं पे टाइम की बात नहीं करी कि कितने टाइम के लिए हमें हीट बतानी है। अब इसमें से आपको आइडिया लगाना है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम तक होगा। ये दिस करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई एक टाइम पे हो सकता है कि ये करंट ही जीरो हो जाए। जब ये करंट जीरो हो गया, शुरुआत से लेकर करंट जब तक जीरो आ रहा है उस टाइम के बीच में टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है वो निकालनी है। अब देखो उसके लिए करंट जीरो, तो ये टी हो जाएगा हमारा ए डिवाइड बाई टू बी। टाइम कितना हो गया a डिवाइड बाई टू बी। तो जीरो से लेकर a डिवाइड बाई टू बी तक हमें टाइम निकालना है। अब देखो इसमें टोटल हीट हमारी जब टाइम आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट, सॉरी करंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम हीट प्रोड्यूस जो हो रही है उसे लिख सकते हैं h इज इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt। रेजिस्टेंस एज इट इज, करंट का स्क्वायर, करंट है हमारे पास a माइनस टू बी टी, a माइनस टू बी टी का स्क्वायर डी टी। टाइम की लिमिट इज जीरो टू a डिवाइड बाई टू बी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। यहां से मैं a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, लिमिट जीरो से a डिवाइड बाई टू बी। इसको डिफरेंशिएट करो, r एज इट इज a स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। a स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर इंटू टी, ये है 4ab, टी की पावर 1 है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये है 4b स्क्वायर, यहां पे ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3। लिमिट जो है वो है जीरो से लेकर a बाई टू बी। अब t की वैल्यू इसमें आपको रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे आंसर मिल जाएगा। अपर लिमिट के लिए t की जगह पे a बाई टू बी, लोअर लिमिट में तो t की जगह पे जीरो है तो सारी चीजें जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आगे आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना बच्चों, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। The potential difference VA minus VB between the points A and B given in figure, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल से सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपने बहुत बार करे होंगे। क्या करते हैं इसमें से, पहले तो A पॉइंट से स्टार्ट करो, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव की साइन I इंटू आर 2 इंटू 2। फिर बैटरी का पीछे वाला टर्मिनल विच इज 3, यहां से I इंटू आर, करंट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। ये हो जाएगा VA माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 विच इज 9। VA माइनस VB इज 9 वोल्ट। आंसर हो गया हमारा 9 वोल्ट। 33, फिलामेंट बल्ब इज टू बी यूज्ड इन अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई। ये बल्ब की रेटिंग है 500 वोल्ट 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेटिंग का मतलब हुआ कि अगर मैंने इस बल्ब को 100 वोल्ट सप्लाई दिया तो ये जो है वो 500 वॉट के जितनी लाइट या फिर इंटेंसिटी इतनी प्रोवाइड करेगा। अब इसको मैं यूज कर रहा हूं विथ 230 वोल्ट मेन्स सप्लाई। व्हेन अ रेजिस्टेंस R is connected in series, it works perfectly and bulb consumes 500 watt। ये बल्ब है, बल्ब को मैंने रेजिस्टर से कनेक्ट करा है, रेजिस्टर की वैल्यू R है, इनको मैंने किससे कनेक्ट करा, अ बैटरी ऑफ 230 वोल्ट। इस बैटरी से मतलब बैटरी से कनेक्ट किया, इसलिए ये जो बल्ब है वो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। इसका मतलब है ये 100 वोल्ट मिलने पर, तो ये 230 में से इसको कितने मिल गए 100 वोल्ट, तो इसको कितने मिलने चाहिए 130 वोल्ट। तो हमें तो आर की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे बल्ब का पावर है 500 वॉट,
तो करंट हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 100, तो करंट हो गया हमारा 5 एम्पियर। इस बल्ब में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। वोल्टेज लिख सकते हैं V इज इक्वल I इंटू आर। वोल्टेज इज 130, करंट इज 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज R। 130 डिवाइड बाई 5, 130 डिवाइड बाई 5 तो सर होता है 26। तो बेटा सही है, आंसर हो गया हमारा 26। 33 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब 34। Across a metallic conductor of non-uniform cross-section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor. अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा। करंट जो है वो बेसिकली सेम रहेगा। करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फील्ड भी चेंज हो सकता है, करंट कभी भी चेंज नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में। करंट जो है वो 37. Two metal wires of identical dimensions are connected in series. Sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wire. Effective conductivity of the combination. अब देखो ये जो है वो किसमें कनेक्ट करे हमने, सीरीज में। R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन E। कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का इनवर्स। अब ये सीरीज में कनेक्शन है तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। R1 जो है वो है L डिवाइड बाई सिग्मा E, R2 है L डिवाइड बाई सिग्मा 2 इंटू ए, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब ये दोनों अगर सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो फाइनल लेंथ हो जाएगी 2L सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए से ए कैंसल, L से L कैंसल, 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट 1 अपॉन सिग्मा 1, 1 अपॉन सिग्मा 2। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा, यहां से ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन सी। 37th बेटा सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टर के सीरीज कनेक्शन से हमने कंपेयर करा है कंडक्टिविटी। 38. A circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt, a resistance. All are connected in series. We have a ammeter, a battery of 30 volt, and a resistance of 40.8 ohms. All are connected in series. Ammeter has a coil of resistance 480 ohm. यहाँ पे जो ammeter है उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस इज 480 ओम। शंट का मतलब क्या होता है, शंट इज बेसिकली अ पैरेलल में कनेक्ट करने वाला रेजिस्टेंस, वो है 20 ओम। तो रीडिंग इन द ए मीटर, तो ये ए मीटर की रीडिंग, तो अब क्या करो इसमें, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इनका जो भी इक्विवेलेंट मिलेगा वो इसके साथ सीरीज कनेक्शन में होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। फिर करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, बैटरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 30 डिवाइड बाय इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपको खुद से करना है, मैंने पूरी हिंट पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ये पैरेलल में उसके साथ सीरीज में, उसी को यहाँ पे रखो, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले 10 साल के सारे ही PYQs कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट में करने वाले हैं, इसके नया चैप्टर आएगा जिसमें भी फिर से हम पिछले 10 साल के सारे ही PYQs कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग तब तक जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट बेटा।